मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। संविधान सभा के गठन के बाद आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग ... और लास्ट में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत में संप्रभुता किसके हाथ में है? संप्रभु कौन है? तो वो है भारत की जनता। जैसा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत में शक्ति किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में। संविधान का स्रोत जनता है, क्योंकि संविधान भारत में सर्वोपरि है और उस संविधान का स्रोत भारत की जनता है, इसलिए भारत की जनता भारत में सर्वोपरि है। ना संसद सर्वोपरि है, ना संविधान सर्वोपरि है, और ना राष्ट्रपति सर्वोपरि है, और ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वोपरि है। भारत में शक्ति जो है, असली शक्ति जो है, वो भारत की जनता के हाथ में है, इसीलिए भारत एक लोकतंत्र भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के लिए बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे आगे देखते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। भारत को सबसे पहली बात कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? केवल 2 बार। एक बार यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आगे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 बार भारत शब्द आया है, इसके अलावा कहीं पे भी भारत शब्द नहीं आया है। तो आगे देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का मूल्य बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि यह एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिस पे बाह्य या आंतरिक किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि इसमें किसी भी बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए भारत को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही है। उसके बाद क्या होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, दूसरा शब्द आता है इसमें समाजवादी। क्योंकि विश्व की अगर देखा जाए तो विश्व की व्यवस्था फिलहाल 2 तरह की व्यवस्थाएं विश्व में विद्यमान है। एक समाजवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो अमेरिका एक देश है जो कि पूंजीवादी देश के रूप में गिना जाता है। तो भारत एक समाजवादी देश है। समाजवाद का अर्थ है कि यहाँ पे समाज के सभी अंगों के लिए बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, सभी वर्गों के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, सभी को एक तरह की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और सभी को एक तरह की, सभी लोग भारत के संविधान की नज़र में समान हैं और इसीलिए भारत एक समाजवादी देश है। और दूसरा अर्थ यहाँ पे यह है, अगर अर्थशास्त्र के लिहाज से लिया जाए तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हम कह सकते हैं कि भारत एक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। आगे देखते हैं, समाजवादी के बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष।
चूंकि पंथनिरपेक्ष शब्द कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं और पंथनिरपेक्ष भी, हालांकि शाब्दिक रूप से दोनों शब्द अलग हैं, किंतु पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत की सरकार का या भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान भाव से देखा जाता है और सभी धर्मों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं और भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। पंथनिरपेक्षता का यही एक अर्थ है। अगला देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला शब्द है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का यहाँ पे शब्द अर्थ है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, जैसे कि अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का जो शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक यहाँ पे भारत में वन वोट वन वैल्यू, सभी वोट की, प्रत्येक वोट की एक समान मूल्य होता है। सभी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी आयु वर्ष वाले जो मतदाता हैं उनको मताधिकार का अधिकार होता है। और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक संविधान के अनुसार एक चुनी हुई सरकार होती है जो संविधान का पालन करती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है। उस सरकार को चुनने का की जो जिम्मेदारी है वो भारत की जनता की है और सभी को एक समान मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार जो लोगों के द्वारा ही चुना हुआ है और लोगों के लिए ही वह कार्य करती है, इसलिए भारत एक लोकतंत्र है। अगला शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र एक ही शब्द है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक। इसका अर्थ बहुत विशाल है। रिपब्लिक का री का मतलब होता है दोबारा या पुनः, पब्लिक का मतलब जनता। तो रिपब्लिक या गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जिसका सबसे प्रधान जिस देश का जो मुखिया होता है वह चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो प्रधान है, भारत का जो मुखिया है, जो संवैधानिक प्रधान के रूप में भारत में कार्य करता है, वो है भारत के राष्ट्रपति जी। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि उनका जो पद है वो वंशानुगत है। तो किसी भी देश के प्रधान का यदि पद निर्वाचित होता है और एक समय सीमा के लिए निर्वाचित होता है, तो ऐसे राष्ट्र को गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। क्योंकि भारत का जो प्रधान है, भारत के राष्ट्रपति, उनको जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है और 5 वर्षों के लिए चुनती है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। अगर मैं इंग्लैंड का उदाहरण दूं, इंग्लैंड या ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो उस देश का प्रमुख है, वहाँ का जो राजा या सम्राट जिसको बोलते हैं, उसका पद निर्वाचित ना होकर के वंशानुगत है, इसलिए इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है, भारत एक रिपब्लिक है या गणतंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय की बात, 3 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। यहाँ पे भारत में 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। अगर मैं इनको और विस्तार से इसके बारे में जाने तो सामाजिक का मतलब भारत चूंकि समाजवादी राष्ट्र है और यहाँ पे समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी सभी भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ने के सभी को मौके दिए जाते हैं। आर्थिक रूप से चूंकि व्यक्तिगत संपत्ति का यहाँ पे विरोध होता है, यानी कि जो संपत्ति होती है वो सरकार के पाले में होती है और व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव या व्यक्तिगत संपत्ति ना बढ़ने पाए, इसलिए आर्थिक आधार पर भी भारत के संविधान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो या आर्थिक न्याय भी सभी को प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात होती है। चूंकि भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है और चुनाव लड़ने तक का भी अधिकार है और बहुत सारी चीज़ों में भारत की जनता की भागीदारी लगभग एक समान भारत में होती है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात भारत का संविधान करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 5 तरह के स्वतंत्रता, जिसमें कि इससे पहली है विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इनका जिक्र हम आगे भी करेंगे जब हम संविधान के अन्य भागों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे भारत की प्रस्तावना कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, चूँकि ये विचार और अभिव्यक्ति की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में भी निहित है, जो भारत का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता की बात वहाँ पे भी हुई है। इसलिए अगर विचार और अभिव्यक्ति की बात करें, प्रस्तावना के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की बात भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात को कह सकते हैं, हम अपने विचारों को ला सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म, पंथ या जाति पर विश्वास कर सकते हैं। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात भारत का संविधान करता है। धर्म की स्वतंत्रता, अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता भारत का संविधान हमें प्रदान करता है। एवं उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, आप किसी की भी पूजा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म को, हिंदू को मान सकते हैं, मुस्लिम को मान सकते हैं, सिख को मान सकते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आदि धर्मों को मान सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं, उनका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए आप भारतीय संविधान की ओर से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारत की संविधान की प्रस्तावना करती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, 2 तरह की समानता की बात भारत का संविधान कर रहा है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ये 2 तरह की समानता की बात भारत का संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना कर रही है। अगर मैं आगे देखूं तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता, अवसर की समानता की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में, जो भारत के समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार का अनुच्छेद 16, जहाँ पे अवसर की समानता की बात करता है, जहाँ पे विभिन्न नौकरी और सेवाओं में अवसर की समानता की बात भारत का संविधान करता है। तो अवसर की समानता की बात भारत की प्रस्तावना में तो है ही है, साथ ही साथ यह एक मौलिक अधिकार भी है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा के साथ जीने और एक समान अवसर प्रदान करने की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे करती है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता के बाद। आगे क्या कहता है एक बार फिर से कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, 3 शब्द यहाँ पे और आते हैं। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्द यहाँ पर आते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्योंकि फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पर गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है। एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में गरिमा की बात की है, और उधर अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत का संविधान प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता, अगर मैं बात करूँ नागरिकता की बात करूँ तो वहाँ पर भी ये बात दर्ज है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता हेतु, राष्ट्र की एकता और अखंडता हेतु जो
बंधुता बढ़ाने की बात यहाँ पे करती है। भ्रातृत्व या बंधुता बढ़ाने की बात भारत का संविधान कर रहा है। बंधुता बढ़ाने की बात भारत का संविधान करता है, यानी कि भाईचारे को बढ़ाने की बात यहाँ पर करता है, जिससे कि यदि हम बंधुत्व में रहेंगे और भाईचारे के साथ यहाँ के समस्त नागरिक रहेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता अपने आप ही सुनिश्चित होगी। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या कहता है कि बंधुता बढ़ाने की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है। तो इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 नए शब्द आते हैं जिनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो गरिमापूर्ण और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने हेतु बंधुता की बात भारत का संविधान करता है। इसके आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है कि फिर भारत का संविधान कहता है कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कहने का मतलब है कि जिस दिन से भारत का संविधान लागू होता है उस तिथि की भी बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को फिर यहाँ पर हम आता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो शुभारंभ है वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से है। तो हम इस संविधान को 3 शब्द यहाँ पर आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे अंगीकृत का मतलब है कि हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब है कि हम इस संविधान को आज से लागू करते हैं, और आत्मार्पित का अर्थ यहाँ पे है कि हम इस संविधान को स्वीकार करने के साथ लागू करते हैं, और लागू करने के बाद इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्वयं को इस संविधान को सौंपते हैं या इसको अपने स्वयं को हम इसको अर्पित करते हैं। तो इस तरह से भारत की संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत के जो मूल संविधान था उसमें 3 शब्द नहीं थे, उनका अभाव था, और ये 3 नए शब्द जो हैं, पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 42th अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों के जुड़ने के बाद भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गई है, ऐसा सबका मानना है। इसके बाद आगे देखते हैं ये 3 नए शब्द जोड़ने के बाद कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के लिए इसका जो सार है वो क्या है। कई विद्वानों का मानना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का सार है, भारत के संविधान की जन्म कुंडली है और भारत के संविधान का मुख पत्र है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो यहाँ पर बात आती है कि भारत के संविधान के जो निर्माता थे वो लोग क्या चाहते थे। भारत की संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे वाद भारत में हुए हैं, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। इसका पहला जो वाद है बेरूबारीवाद, जो कि 1960 का है। इसमें होता क्या है कि बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि मूलभूत ढांचे की बात करी है और महत्वपूर्ण इसकी महत्ता की बात करी है, किंतु बेरूबारीवाद में 1960 में पहली बार ये कहा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद ठीक 13 साल के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद को
भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मामला माना जाता है। इसमें 13 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। उस समय में A.K. सीकरी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ही 1960 के बेरूबारीवाद वाले फैसले को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से इसका अपोजिट निर्णय निकला। तो जहां 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वहीं केशवानंद भारती मामले में 1973 में संविधान ने अस्वीकार किया। न केवल प्रस्तावना संविधान का भाग है, बल्कि संविधान इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए बिना, प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए बिना हम इस पर संशोधन भी कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती मामले में 1960 के मामले को बदल दिया और यह माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूलभूत ढांचे को छोड़ करके बाकी सभी हिस्सों में, सभी भागों में हम संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में 1973 में संशोधन की बात की गई और 1973 के बाद केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इस पर 3 नए शब्द जुड़े हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब 3 नए शब्दों को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद जो तीसरा वाद है वो वाद है S.R. बोम्मई, S.R. बोम्मई वाद। ये 1994 का ये वाद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन ही नहीं कर सकते, बल्कि संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़ करके बाकी अन्य में संशोधन कर सकते हैं। और S.R. बोम्मई के मामले में, चूंकि S.R. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो ये मामला था, इसमें बहुत सारे प्रस्तावना के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई थी। तो ये 3 वाद प्रस्तावना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। समय समय पर इस पर संशोधन भी होता आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अभी यह माना है कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, उसके मूलभूत ढांचे को छोड़ करके बाकी अन्य चीज़ों में संशोधन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मूलभूत ढांचे की। संविधान की प्रस्तावना में मूलभूत ढांचे का आशय है कि जैसे कि भारत एक गणराज्य है, एक गणतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, वह इसका मूलभूत ढांचा है। भारत में संसदीय सरकार की बात है, वह इसका मूलभूत ढांचा है। मौलिक अधिकार इसके मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं और भारत में राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वह मूलभूत ढांचा के अंतर्गत आता है। तो प्रस्तावना में मूलभूत ढांचे के अलावा संशोधन किया जा सकता है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का मानना है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं। भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी उनका पूरा नाम था। उन्होंने भारत की संविधान की प्रस्तावना के लिए कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, ऐसा K.M. मुंशी ने कहा है। एक राजस्थान के सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा किसने दी, अगर प्रश्न आता है तो ये थे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो ये कहा K.M. मुंशी, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। K.M. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। बहुत सारे विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना को मुखपत्र, उद्देशिका आदि शब्दों से नवाजा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक बात और याद आपको दिला दूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी है ठाकुरदास भार्गव ने। और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 मौलिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का नाम दिया है। तो ये आत्मा शब्द 2 बार है। एक ठाकुरदास भार्गव ने भारत
के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भी चीज़ें आज यहाँ पे हमने सीखी हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या, दिक्कत अगर आपको आती है तो आपके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके बाद आगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द